नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जिसमें एक तरफ प्राचीन मूल आदिम जनजाति के लोग थे और दूसरी तरफ बंदूकों और तोपों से लैस अंग्रेज थे। ये युद्ध था बैटल ऑफ आबरडीन का। आबरडीन की लड़ाई का संबंध उन आदिम जनजातियों से है जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हजारों वर्षों से निवास कर रहे हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित कर ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण रूप से अपना उपनिवेश बना लिया था। सन 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे आप सभी भली भांति अवगत हैं। उस विद्रोह में शामिल कई क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया था, जिसके कारण संपूर्ण भारत में क्रांति की लहर उठने लगी। हालांकि विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को बड़ी संख्या में कैदी रखने पड़े थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार को इस बात का भी भय था कि अगर ये क्रांतिकारी भारत में ही रहे तो शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से बहुत दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैदी बनाकर रखने का निश्चय किया। उन क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सज़ा के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 200 स्वतंत्रता सेनानियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को अंडमान के चाथम द्वीप पर उतरा। उसके बाद उन्हें रॉस द्वीप पर एक दंडात्मक व्यवस्था कानून बनाकर ठहराया गया। उसके बाद से मुख्य भूमि से कैद किए गए क्रांतिकारियों को अंडमान में लाया जाने लगा। अंग्रेज़ों ने उनसे यहाँ पर खुद के लिए भवन निर्माण करवाए, सड़कें बनवाई, जेल बनवाई, यहाँ के जंगल साफ करवाए। जंगल साफ करने के दौरान कई क्रांतिकारी कैदियों को यहाँ के मूल आदिम जनजातियों ने उनका शिकार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 6 अप्रैल 1858 को 228 क्रांतिकारी कैदी रॉस द्वीप से भाग निकले, परंतु 86 कैदियों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और भागने के आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई। एक को घायल होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। 140 कैदियों की कोई सूचना नहीं मिली कि वे भागने में सफल हुए या आदिवासियों द्वारा मारे गए, और एक कैदी जिसका नाम था दूधनाथ तिवारी ग्रेट अंडमानी जनजाति के तीरों से घायल हो गया था। जब उस पर आदिवासियों ने नज़दीक आकर हमला करना चाहा तब उसने उनसे अपनी जान की भीख मांगी। ग्रेट अंडमानी जनजाति समूह ने उसके शरणागति के भाव को समझा और अपने साथ कबीले में ले गए। उन्होंने घायल तिवारी का इलाज किया। लगभग 2 महीने तक इसका इलाज चला। जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तब ग्रेट अंडमानी जनजाति के मुखिया ने उसे अपने समुदाय में शामिल कर लिया। आदिवासियों ने तिवारी को अपने परिधान से परिचित करवाया। उन्होंने उसे अपनी भाषा, रिवाज, तीर कमान चलाना और शिकार करने जैसी सभी गतिविधियां सिखाईं जो आदिवासी किया करते थे। कुछ ही समय में तिवारी आदिवासियों के साथ घुल मिल गया था। आदिवासी उसे अपना मानने लगे थे, इसलिए आदिवासियों ने अपने ही कबीले से 2 आदिवासी लड़कियों की शादी उसके साथ करा दी थी। लगभग 1 साल 24 दिनों तक तिवारी आदिवासियों के साथ एक द्वीप से दूसरे द्वीप घूमता रहा और लगभग 15,000 मूल आदिवासियों के संपर्क में आया जो समुद्र के किनारे और आंतरिक जंगलों के खारे पानी की खाड़ियों के किनारे रहा करते थे। इसी दौरान अंग्रेज़ों का अधिग्रहण निरंतर बढ़ रहा था। वे रॉस द्वीप से दक्षिण अंडमान के तटों पर आ बसे थे। वन की कटाई, नूतन आधारित संरचनाओं का निर्माण बड़े ही व्यापक स्तर पर हो रहा था, जिसके कारण अक्सर ग्रेट अंडमानियों का अंग्रेज़ों से टकराव होता था। लेकिन आदिवासी उन कैदियों पर हमला करने से बचते थे जिनके पैरों में लोहे के टकने के छल्ले के निशान होते थे। वे मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाते थे जो लाल पगड़ी, बैच और रंगीन बेल्ट पहनते थे। पोर्ट ब्लेयर का दक्षिण क्षेत्र, जहां पर अंग्रेज़ों का अधिग्रहण बढ़ रहा था, यह क्षेत्र उस समय ग्रेट अंडमानी जनजाति समूह के लोगों का था। अंग्रेज़ों के बढ़ते अधिग्रहण के कारण अंडमानी जनजाति को भय था कि उनका अस्तित्व अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ग्रेट अंडमानी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। ग्रेट अंडमानी जनजाति समूह ने 1859 में अंग्रेज़ों पर 3 बड़े छापेमारी हमले किए। ग्रेट अंडमानी छापामार युद्ध में पारंगत थे।
पहला आक्रमण 6 अप्रैल 1859 को हैडो क्षेत्र में क्रांतिकारी कैदियों द्वारा जंगल साफ करवाया जा रहा था। तब 200 आदिवासियों ने 248 कैदियों पर हमला किया। तब जान बचाने के लिए कई समुद्र में कूद गए और अपनी जान बचाई। इसके बाद दूसरा आक्रमण 14 अप्रैल 1859 को 1500 आदिवासियों ने अंग्रेज़ों पर छापामार हमला किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को काफ़ी क्षति हुई। इस हमले के बाद आदिवासियों ने अनुमान लगाया कि इसी तरह का छापेमार हमला अगर बड़े पैमाने पर किया जाए तो शायद अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सकता है। इसी के आधार पर ग्रेट अंडमानियों ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने के लिए रणनीति बनाई। संपूर्ण आदिम जनजाति समूह आक्रमण करने के लिए तैयारी में जुट गया। आदिम हथियारों को तराशा जाने लगा। आदिवासियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी को देखकर दूतनाथ तिवारी 23 अप्रैल 1859 को आदिवासियों के खेमे से भाग आया और आदिवासियों द्वारा हमला किए जाने की पूर्ण जानकारी ब्रिटिश अधीक्षक डॉक्टर जेपी वाकर को दे दी। तिवारी का मंसूबा शायद ये रहा होगा कि अगर वह अंग्रेज़ों को यह खबर देगा तो वे उसकी सज़ा माफ़ कर देंगे। 17 मई 1859 को आदिवासियों ने तीसरी बार हमला किया। यह हमला अटलांटा पॉइंट से किया गया। आदिवासियों के हमले का जवाब देने के लिए डॉक्टर जेपी वाकर ने चार्लोट जहाज़ को बुलाया, जो बंदूकधारी सैनिकों से और तोपों से लैस था। जैसे ही जहाज़ आबरडीन तट के निकट आया, तब आदिवासियों ने जहाज़ पर आक्रमण कर दिया। खतरा देखकर वाकर ने सबको जहाज़ से उतरने के लिए मना कर दिया। चार्लोट जहाज़ में अंग्रेज़ों को आदिवासियों की स्थिति का ज्ञान हो चुका था। डॉक्टर जेपी वाकर के आदेश पर जहाज़ से तत्काल गोलाबारी की शुरुआत हो गई। इस हमले में अधिकतर आदिवासी शहीद हो गए, बचे हुए वहाँ से वापस मुड़ गए। ये आखिरी हमला, जिसे बैटल ऑफ आबरडीन के नाम से जाना जाता है, अंडमानी जनजाति के लिए विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि तिवारी ने हमले की जानकारी पहले ही अंग्रेज़ों को दे दी थी। पोर्टमैन ने लिखा, आबरडीन की लड़ाई अंडमानियों के साथ सबसे गंभीर टकराव था, परंतु इसमें अंग्रेज़ों को कोई हानि नहीं हुई। इस हमले के बाद दूतनाथ तिवारी की सज़ा को माफ़ कर दिया गया और उसे मुख्य भूमि भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में ग्रेट अंडमानी जनजाति की ताकत और जनसंख्या पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए। आबरडीन की लड़ाई की याद में पोर्ट ब्लेयर में एक स्मारक बनाया गया है। स्मारक में लिखे शिलालेख पर लिखा है, यह स्मारक उन अंडमानी आदिवासियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने मई 1859 में ब्रिटिश शासन की दमनकारी और प्रतिशोधात्मक नीति के खिलाफ आबरडीन की लड़ाई बहादुरी से लड़ी थी। प्रतिवर्ष 17 मई को द्वीपवासी और द्वीप प्रशासन उस स्मारक के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने आदिम हथियारों से अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य के विरुद्ध बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आबरडीन की लड़ाई का संबंध उन आदिम जनजातियों से है जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हजारों वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिनकी संख्या अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इसी के साथ मुलाकात करते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक श्री राजेंद्र पाल शर्मा जी से। बैटल ऑफ आबरडीन पर उन्होंने अपने शोध व विचारों को प्रकट किया है। आइए देखते हैं श्री आर.पी. शर्मा जी को। नमस्ते, मैं राजेंद्र पाल शर्मा अंडमान जनरल न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे जो स्मारक देख रहे हैं, आई एम श्योर देश की 99% जनता को पता ही नहीं इस स्मारक के बारे में, इसका क्या इतिहास है। चलिए अब इस स्मारक से आपका परिचय कराते हैं। आज से ठीक 165 वर्ष पहले 17 मई 1859 को अटलांटा की पहाड़ी पर अंग्रेज़ों और ग्रेट अंडमानियों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मारे गए और बाद में इस युद्ध को अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ आबरडीन का नाम दिया।
चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अबॉर्डिन युद्ध के इतिहास को पलटने से पहले और एक इतिहास जानना जरूरी है। 10 मार्च 1858 को कैप्टन जेपी वाकर की अगुवाई में 200 लोगों का एक दल कोलकाता से जहाज़ से अंडमान की ओर रवाना हुआ था। ये जहाज़ चाटम द्वीप आया। उस समय द्वीप इस आइलैंड का नाम मार्क आइलैंड हुआ करता था। 200 जो दल आया था, 200 लोगों का जो दल आया था, उसमें से काफ़ी संख्या में क्रांतिकारी थे जो 1857 से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा फ़ौज की एक टुकड़ी थी और भारतीय अफसरों का भी कुछ लोग शामिल थे। चाटम आइलैंड में जब उनको लगा कि यहाँ बस्ती नहीं बसाया जा सकता है, तब उन लोगों ने रॉस आइलैंड में शिफ्ट किया है। तो रॉस आइलैंड में इन लोगों धीरे धीरे करके अपना बस्ती बसाना शुरू किया है। यहाँ सबसे पहले इन्होंने मतलब मेनलैंड से भेजे गए कैदियों के लिए एक शिविर बनाया है। उसी बीच 6 अप्रैल को बंगाल रेजिमेंट का एक सिपाही दूधनाथ तिवारी, जिसको सैनिक विद्रोह के आरोप में काला पानी की सज़ा हुआ था, उसे यहाँ अंडमान लाया गया। बाद में यही शख्स 23 अप्रैल को रॉस आइलैंड की बंदी शिविर से अपने 90 साथियों के साथ में समुद्र को पार करता हुआ किसी तरह यहाँ इसी जगह साउथ पॉइंट के समुद्र तट पर पहुँचा। फिर ये दल यहाँ से सीधा पॉनिस बे गया। वहाँ से काफ़ी लोग कैदी और मिले और वो दल आगे बढ़ा। इस दल का नेतृत्व आगा खान नाम का एक कैदी कर रहा था, जिसे इस बात की गलतफहमी हो गई थी कि जंगल के रास्ते से जाने से हम सीधे बर्मा पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये कैदियों का दल जंगल के भीतर में प्रवेश किया तो चारों तरफ से उन पर आदिवासियों ने हमला कर दिया। तो काफ़ी संख्या में कैदी मारे गए और इस बीच दूधनाथ तिवारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो आदिवासियों का एक सरदार उसको उस पर दया आ गया। वो उसे अपने साथ तारमुगली आइलैंड में ले गया और उसके दूधनाथ तिवारी के स्वभाव से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगे चल के अपनी बेटी दीपा का विवाह उससे करा दिया। फिर इसी दूधनाथ तिवारी का दूसरा विवाह जीगा नाम के एक लड़की से हुआ। तो दोनों 1 साल तक ये दूधनाथ तिवारी आदिवासियों के बीच में रहा। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके सब मामलों को अच्छी तरह पहचान कर लिया था और शिकार भी कर रहा था। लेकिन 1 साल के बाद उसे लगा कि ग्रेट अंडमानी आदिवासियों का एक बड़ा दल हमला करने जा रहे हैं अंग्रेज़ों पर। तो उसको लगा कि अगर ये हमला हुआ तो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में कैदी भाई मारे जाएंगे। इसके मन में काफ़ी उथल पुथल रहा। वो सोचा कि किसी तरह ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो ये हमलावरों का दल का जो नेता था वो है ओल्गा जोला ने इन्हें सिर्फ दूधनाथ तिवारी को ये दिया कि तुम आदिवासी बच्चों का और महिलाओं के शिविर की निगरानी रखे। ये दल पोर्टमोट से कैसी आधी रात को ये बुरसाबाद पहुंचा। आधी रात को किसी तरह अंधेरे का लाभ उठाता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सबसे पहले ये अबॉर्डिन जट्टी में है, वहाँ पे एक कैंप आदिवासी के, वहाँ पे उन्होंने एक कैंप से अफसर को इसका सूचना दिया। फिर वो सूचना रॉस आइलैंड तक गया। फिर रॉस आइलैंड में जैसे ही पहुँचा तो रॉस आइलैंड के समुद्र में एक जंगी जहाज़ तरीसा खड़ा हुआ था। उसके कैप्टन को सतर्क किया गया तो सब, और अटलांटा पहाड़ के नीचे पूरा नेवल गार्ड को बिछा दिया गया। ये जब आदिवासियों का हमलावर दल 8:30 बजे के पास अटलांटा पहाड़ के पहाड़ी पर पहुंचा तो चारों तो उन पर तोपों की गोलों और बंदूक की गोलियों से हमला किया गया। इस हमले में सैकड़ों के आदिवासी मारे गए। तो उन्हें पता चला कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन या सूचना कैसा अंग्रेज़ों के पास पहुंचा है। तब पता चला कि उन्हें दूधनाथ तिवारी जो नाम का शख्स जिसको इन्होंने अपना दल में शामिल कर दिया, उसी ने उनके साथ विश्वासघात किया। उस दिन से लेकर काफ़ी सालों तक आदिम मानव समाज और सभ्य समाज के बीच में दुश्मनी चली आ रही है। यहाँ तक कि आदि मानव समाज सभ्य मानव को देखते ही मार डालने की परंपरा जो शुरू की तो जारी रहा। इसके बाद कई सालों तक ये मामला ऐसे शांत पड़ा और दूधनाथ तिवारी की वफादारी के चलते उसे अंग्रेज़ रिहा कर दिया और वो वापस अपना घर मेलैंड चले गया। जब बैटल अबॉर्डिन समाप्त हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने माना है कि जेपी वाकर का व्यवहार आदिवासियों के प्रति ठीक नहीं है, इसे तत्काल हटा दिया जाए। तो ये खबर मिलने से पहले ही
जेपी वाकर ने अपने पद से रिज़ाइन देते हुए, त्यागपत्र देते हुए चला गया। उसके बाद में एक हडसन नाम का सुपरिटेंडेंट आया और उसी ने ये देखभाल किया। फिर धीरे धीरे आदि जरवाओं मतलब ट्राइबल के साथ मैत्री संपर्क अभियान शुरू किया। फिर उनके चलते एक अंडमान होम की स्थापना यहाँ की गई रॉस आइलैंड में, जिससे कि वहाँ के आदिवासियों को लाकर यहाँ इलाज किया जाता है, उनके कुछ रहने के सम्मान दिया जाता है वगैरह वगैरह। इस तरह ग्रेट अंडमानियों और अंग्रेज़ों के बीच में एक मधुर संबंध स्थापित होता गया। लेकिन इससे पहले भी इस बीच में जब जंगल में कटाई के लिए कैदी जाते थे तब उन पर हमला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 32 बैटल ऑफ अबरडीन के बाद भी 32वां बार हमला हो चुका है। ठीक है, कई लोग मारे, दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। आज़ादी के पश्चात पहली बार उपराज्यपाल वक्कम पुरुषोत्तम ने राजनिवास में एक पत्रकार सम्मेलन में लाइट ऑफ अंडमान के संपादक परशुराम जी से पूछा, आपको क्या चाहिए? तो परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके अपनी जट्टी में बैटल ऑफ अबरडीन के नाम पे एक स्मारक स्थापित कर दिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि ये बैटल ऑफ अबरडीन कब और कैसा कहाँ हुआ है। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में इस बैटल ऑफ अबरडीन को कोई महत्व नहीं दिया। यहाँ तक कि ओल्गा जोला आदिवासी नेता के नेतृत्व में लड़ा गया ये जो लड़ाई, उसके वीरों को भी किसी तरह मान सम्मान नहीं दिया गया। अब मैं भारत सरकार से और द्वीप प्रशासन से इस बात का गुजारिश करता हूँ कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को प्रदान करें, ताकि देश की जनता को पता चले कि बैटल ऑफ अबरडीन कब, कैसे और क्यों हुआ। वास्तव में देखा जाए तो बैटल ऑफ अबरडीन कोई आदिवासियों की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। ये आदिवासियों को पता चला कि उसके टापू में कुछ लोग घुस आए हैं, तो उनको यहाँ से हटाने के लिए, इनको भगाने के लिए वार किया गया था। धन्यवाद। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें अपना कमेंट पेश करें।